Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के साथ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर मैं ऑपरेटर्स को डिफाइन करूं बहुत बेसिक तरीके से तो ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जब दो नंबर्स पे लेट्स से 5, 7 किन्हीं भी दो नंबर्स पे मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो वैल्यूज़ हैं इनको बोला जाता है कि ये ऑपरेंड्स हैं। तो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है, जैसे हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की, तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि प्लस का मतलब होता है ऐड करना है, दो नंबर्स को काउंट करना है, इनको ऐड कर देना है। माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम ऑपरेंड्स पे, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस पे डिपेंड करेगा, ऑपरेटर पे, कि क्या सिंबल आपने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये बेसिकली आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि ऑपरेटर्स जो हैं हम क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिंबल की क्या सिंबल मेंशन्ड है ऑपरेंड्स पे, उसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूनरी भी हो सकते हैं या फिर बाइनरी भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत थी ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए, इसलिए ये क्या था, बाइनरी ऑपरेटर था। प्लस जो है बाइनरी ऑपरेटर हुआ। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन वहाँ पर क्या होगा कि वो आपका बाइनरी ऑपरेटर होगा। मल्टीप्लिकेशन है, आप दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे, एक नंबर को आप खुद से तो मल्टीप्लाई क्या ही करोगे, आप जब दो नंबर्स को, जैसे कि अगर मान लो ये भी लिखा मैंने 5 × 5, तो आप दो नंबर्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो ये ऑपरेटर है, जो ये सिंबल है, ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर। अब बात आती है तो यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है। मैंने लिखा, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेशंस देखे होंगे तो मैंने लिखा 5 नोट करना है इस नंबर का, आपको नेगेटिव करना है, नोट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 5 क्या होता है, 5 को हम कंसीडर करेंगे 1 की तरह। तो ये नंबर क्या आपको आउटपुट में देगा, 0 देगा। या फिर मैं बोलूँ कि ++10, ये ऑपरेटर जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी का मतलब कि ये एक ही सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 10 में क्या कर दो, आप एक इंक्रीमेंट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो यूनरी होते हैं और मोस्टली जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं। तो ऑल्दो हम, आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं मिली एक्सक्लेमेशन की जो कि नोट होता है या फिर इंक्रीमेंट की, तो हम आगे लेक्चर में इनको डिटेलिंग में समझाएंगे कि क्या होता है। तो बहुत से ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूनरी भी होते हैं। अब हम ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स उसमें आएंगे और इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम आपको तब अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेटर्स को बाइफरकेट कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स को किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सबसे पहले जो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक और एक्स्ट्रा हमने देखा था, दैट इज मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने लिखा 8 mod 5, तो आप क्या करोगे, 8 5 की टेबल पे 8 को 5 डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर। तो जो ये रिमाइंडर है ये आउटपुट में आपको दिखेगा। तो जब भी आपने लिखा 8 mod 5 तो आपको रिजल्ट में क्या दे रहा है, वो 3 दे रहा है। 8 mod 2, तो 2 की टेबल से आप 2 से डिवाइड करोगे जब 8 को तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0। 8 को मैंने डिवाइड किया 3 से, जब आप 3 से करोगे 8 को तो क्या देगा, 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर, तो इसका आंसर क्या है, 2। तो मॉड्यूलो क्या देता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। और इस पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भी बनते हैं जहाँ पे आपको मॉड्यूलो की ज़रूरत पड़ती है। हम आने वाले लेक्चर्स में आपको जब प्रोग्राम्स बताएंगे कर कर सारे के सारे, स्टार्टिंग के कुछ थ्योरी कंसेप्ट के बाद, तो आपको वहाँ पर हम दिखाएंगे कि रिमाइंडर की कैसे प्रोग्राम्स में ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आप ऑपरेटर्स लिख लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल इज रिलेशन डिफाइन करना।
कि ग्रेटर है, मैंने बोला कि मैं अपने भाई से बड़ी हूँ या मैंने बोला मैं अपने भाई से छोटी हूँ, तो आप जब रिलेशन डिफाइन करते हो, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बड़ी है छोटी है, तो वैसे ही हम नंबर्स के बीच में भी कंपैरिजन करते हैं कि कोई नंबर बड़ा है, इक्वल है, छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इस तरीके के जब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे के सारे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे जो हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब फिलहाल मैं आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स बाइफरकेट कर कर लिख कर दे रही हूँ ताकि हम एक एक के बारे में प्रोग्राम भी में देख सकें और थोड़ा डिटेलिंग में समझ भी सकें। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपके आ जाएंगे एंड को इस तरीके से लिखा जाता है सी लैंग्वेज में, और नॉट, ये आपके आ जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड, अगर आपने ट्रूथ टेबल का सुना हो या कभी किया हो तो मैंने कहा कि बेसिक से मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ। हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, बाइनरी में वर्क करता है, 0 या 1 में वर्क करता है, यानी ट्रू और फॉल्स में वर्क करता है। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, राइट। तो एंड जो होता है, एंड कैसे वर्क करता है? एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों नंबर्स, दोनों बिट्स अगर 1 है तो वो आउटपुट में देगा 1 यानी ट्रू। अगर एक भी वैल्यू 0 है तो वो आउटपुट में देगा 0, और अगर 0 है तो ऑब्वियसली 0 देगा। यानी लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों ट्रू हैं वैल्यूज तो ही वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा, राइट। अगर मैं और की प्रॉपर्टी की बात करूं तो और को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहीं पे मेंशन कर दे रही हूँ, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ईजी हो आपको समझ में आने के लिए। और की अगर मैं बात करूँ, अगेन अगर दोनों वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 देगा। अगर और में कहते हैं कि कोई एक वैल्यू भी 1 है तो भी वो रिजल्ट में आपको ट्रू देगा, राइट। अगर दोनों वैल्यू 0 है उस सिचुएशन में 0। तो मैं एंड को ये बोल सकती हूँ कि एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क कर रहा है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0। ऑल तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे, बट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बोल सकते हो कि अगर 0 है कहीं पे तो वो 0 दे रहा है। और को मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि वो एडिशन की तरह वर्क कर रहा है, कि अगर आपने ऐड किया ट्रू देगा, ट्रू तो दे नहीं सकता, 0 या 1 दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर पॉजिटिव दे रहा है इट मीन्स 1 हो गया वो, 1 प्लस 0 अगेन पॉजिटिव, 0 प्लस 1, अगर दोनों ही वैल्यूज फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा। और नोट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? नोट क्या है यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। नोट क्या है आपका? निगेट करना है, आपको वैल्यू को चेंज करना है। अगर नोट 0 है, 0 नहीं होना चाहिए तो वो आउटपुट में 1 देगा। नोट 1 है, 1 नहीं होना चाहिए तो आउटपुट में आपको 0 देगा। तो ये क्या हुआ आपका यूनरी ऑपरेटर, सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, राइट। तो ये हम आपको प्रोग्राम के थ्रू भी समझाएंगे कि हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा आपको कि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, लेट्स से, और एक वेरिएबल और ले लेते हैं सी जिसकी वैल्यू है 8, राइट। अब मैंने लिखा कुछ ऐसा कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया, देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर्स हमने पैरेलली इस स्टेटमेंट में यूज़ किए। ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी क्या आ गया आपका ट्रू। एंड बी इज़ लेस देन सी, 5 इज़ लेस देन 8, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू आपको क्या रिजल्ट में दे देगा? ट्रू रिजल्ट में दे देगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जिन पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जो ये ऑपरेटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। कंपनीज हो गई, गेट हो गए, ये सब क्या करते हैं ड्यूरिंग देयर एमसीक्यूज़, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट मेंशन रहती है, आपको उसको सोल्व करना है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये सब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम ऑपरेटर्स के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे असाइन करना है वैल्यू को। जैसे हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, तो हम क्या बोल रहे हैं, a में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए? 5 आ जानी चाहिए। तो हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं,
प्लस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, डिवाइड इक्वल टू हो गया, मॉड्यूलो इक्वल टू हो गया। अब ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आप इन सब का नाम लिख लीजिए। देन आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है कि एक एक बिट पे वर्क करेगा वो। इसमें हम बात करेंगे एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सोर, नोट, शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये सब की हम बात करेंगे। देन आता है आपका नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि वैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी इनको मेंशन कर देते हैं और अलग से लिखना चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। जो मैं आपको बात कर रही थी कि यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की हम बात करेंगे। इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर आपको अभी नहीं बताऊंगी मैं। कंडीशनल ऑपरेटर जब हम इफ एल्स की बात करेंगे, कंडीशंस को समझेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ऑपरेटर के टॉपिक में क्या क्या होता है वो कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं। मिसलेनियस ऑपरेटर्स में आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक देखा था साइज ऑफ, जो हमें साइज के बारे में बताता है। स्कैनएफ में हमने कहा था %, ये क्या करता है, मेमोरी के पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर स्टोर करता है। इसको बोलते हैं कि एड्रेस की बात करता है। और भी बहुत सारे हैं जिनका बारे में हमने अभी तक नहीं देखा, पॉइंटर, डॉट, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में। फिलहाल के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये हम बाद में डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। हम रिलेशनल पे बात करते हैं। रिलेशनल में हमने कहा कि रिलेशंस हम डिफाइन करते हैं, तो 2 नंबर के बीच में हम रिलेशंस डिफाइन कर चेक कर सकते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अपन चलते हैं डेव C++ पे, न्यू सोर्स फाइल। सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, तो हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। हमें इनपुट आउटपुट कराना है सिंपल, तो मैंने सिंपली stdio.h रखा। इंट मेन फंक्शन को आप डिफाइन कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब अपना टास्क क्या है, अपने को रिलेशनल ऑपरेटर्स देखने हैं, यानी कि हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है नंबर्स के बीच में। तो आप नंबर ले लीजिए, मैंने एक नंबर लिया a = 5, b = 10, 2 नंबर ले लिए, इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है। सिंपल। तो अब अपन क्या करते हैं, अब सिंपल अपन प्रिंट करवाते हैं, अपन चेक करते हैं printf %d। अब आपको क्या चेक करना है, रिलेशन में अगर मैंने लिखा कि a इज ग्रेटर देन b, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है, क्योंकि a छोटा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को आप उससे पहले सेव कर लीजिए, प्रोग्राम का नाम दे दीजिए, और आप इसको सिंपली क्या किए, टेम्परेरी फाइल में परमिशन डिनाइड आ रही है, तो हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो आपका रिजल्ट में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी ये फॉल्स है। अब मैंने लेस का लगा दिया, a इज़ लेस देन b, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगेन आप कंपाइल करिए, टेम्परेरी फाइल का इशू आ रहा है, अगेन कंपाइल एंड रन। तो आपका आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को इजीली रन कर देख सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। रिलेशन में ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन। अगर मुझे चेक करना है कि a = b, लेट्स से मैंने यहाँ पे b की वैल्यू भी 5 रख दी है। अब मुझे चेक करना है कि a = b है कि नहीं। तो इक्वल टू के लिए आप एक बार इक्वल टू नहीं लगाओगे, क्योंकि एक बार इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या किया, a के में b की वैल्यू रख दी है, बट हमें क्या करना है, कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या a b के इक्वल है। यस, तो डबल इक्वल टू आता है। ये पॉइंट को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जब आप a इक्वल्स टू b लगाओगे, इट मीन्स ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा कि क्या a और b की वैल्यू सेम है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वैल्यू को असाइन कर देगा।
राइट। अब अपन इसको अगेन कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है 1, यानी कि a इक्वल्स टू b है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। लेट्स से मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगेन कंपाइल एंड रन करती हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि a b के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू b कर देती, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, a में वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मैं अगर करती हूँ तो वो वैल्यू क्या कर रहा है, असाइन कर दे रहा है, यानी a में किसकी वैल्यू डाल दे रहा है, b की वैल्यू को रख दे रहा है। अब अगर आप सिंपल प्रिंट एफ में a भी करेंगे तो देखना, आप प्रिंट एफ a करती हूँ मैं, कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं। आई थिंक कुछ हैंग हो गया, 1 मिनट फिर से चेक करते हैं। ओके, ये रहा 8 आंसर में आ रहा है। 8 जो पहले हमने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ की, वो सेकंड 8 जो आ रहा है वो हमने रन किया। यहाँ पे मैं काम करती हूँ, हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने लिखा /n, अगेन मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो अब मैंने किया तो क्या आ रहा है, दोनों का आंसर 8। तो यहाँ पे क्या हुआ कि a में जो वैल्यू है वो क्या असाइन हो गई, b की वैल्यू। तो हमें अगर वैल्यू नहीं असाइन करनी है, कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, डबल इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। अब मान लो एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि आपको ये लाइन नहीं चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको डिलीट कर लो या फिर आप इसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट, सिंगल लाइन को कमेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप स्लैश यूज़ कर लो। तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, इट मीन्स ये लाइन अब आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर अपन इसको रन करेंगे तो ये लाइन आपकी आउटपुट में नहीं शो होगी। देखो अब आपको सिर्फ एक ही आंसर दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा। तो इसलिए बहुत बार हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम को समझाते हुए चले ताकि कोई और कोडर उस प्रोग्राम को देखना चाहे तो उसको कमेंट से समझ में आ सके कि ये पर्टिकुलर लॉजिक हमने क्या लिखा है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हैं, जैसे मुझे एडिशन करना है तो मैं क्या कमेंट में क्या लिख दूंगी, एडिशन, ताकि पता चले कि इसके बाद का जो लॉजिक लिखा है वो एडिशन से रिलेटेड लिखा है। तो इस तरीके से आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर था वो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल हमने कंप्लीट कर लिया। लॉजिकल में हमने क्या बोला था कि ट्रुथ टेबल देखी थी हमने कि हमें 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स के बीच में हमें चेक करना है कि एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है या फिर और करना है, तो वो कैसे वर्क करेगा। एंड के की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही वो ट्रू में देता है, अदरवाइज फॉल्स में देता है। और की प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर एक भी वैल्यू 1 है तो वो हमेशा आपको रिजल्ट में ट्रू देगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। अगेन प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। इसी को प्रोग्राम को हम लेते हैं, इसमें हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, c इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मुझे चेक करना है और अब मैं क्या करती हूँ, इनका आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखती हूँ कुछ सिंपल। लेट्स से मैंने लिखा a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, ठीक। अब मैंने कहा कि a इज लेस देन b, 5 लेस देन 8, क्या कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है। एंड b इज लेस देन c, 8 लेस देन 10, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, क्या प्रिंट करवाऊँ, डी को प्रिंट करवा लेती हूँ। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ में डी। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करती हूँ तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1, ट्रू आ रहा है। अब मान लो कि हमने कहा कि एंड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है, एक भी वैल्यू फॉल्स है, तो वो रिजल्ट में क्या देगा, फॉल्स। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो अपन इसको कंपाइल कर देखते हैं कि अब रिजल्ट में क्या आ रहा है। रिजल्ट में आ रहा है 0, इट मीन्स वो स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई, सिंपल। अब और की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी ट्रू है तो वो रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू। तो अब मैं क्या करती हूँ, और लगा के देखती हूँ। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ तो देखो क्या आउटपुट में आता है। अब मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि मैंने और प्रॉपर्टी को यूज़ किया। और प्रॉपर्टी का क्या लॉजिक रहता है कि अगर एक भी
स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ए लेस देन बी मेरी क्या है, ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स। अगर मान लो मैं इसको भी फॉल्स कर देती हूँ तो अब जो है क्या होगा, मेरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। तो ये थे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और अब अपना आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम स्टार्टिंग से ही, जब हमने वेरिएबल का पोर्शन स्टार्ट किया था तब से ही हम देखते आ रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैसा ही है, सेम कंसेप्ट है कि आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, राइट। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझते हुए चलते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। असाइनमेंट ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। असाइनमेंट में क्या आता है, इक्वल टू, जैसे कि मैंने इंट a इक्वल्स टू 5 लिखा, तो a में क्या वैल्यू आ गई, 5। मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, इंट a b, a को मैंने दे दिया 10। अब b में मैंने क्या कहा कि b को मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो b में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, a। तो अब b एक मेमोरी है मेरे पास, a नाम दिया हुआ है, उसमें 10 है। दूसरी है b से, अब b में कुछ वैल्यू नहीं असाइन है, तो मैंने कहा b में किसकी वैल्यू आ जाए, a की। a पे क्या है, 10, तो b में भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये होता है मेरा असाइनमेंट, जो हम असाइन करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑपरेटर्स और आ जाते हैं, प्लस इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है, हमें अगर मान लो मुझे लिखना है a इक्वल्स टू 5 है, a इक्वल्स टू a प्लस 10 करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a पे जो वैल्यू रखी हुई है 5 प्लस 10 करो, रिजल्ट में कितना आया, 15। और अब a पे जाके क्या स्टोर करवा दो आप, 15। तो आपका a पे पहले क्या था, 5 था, अब वो a 5 से हटके क्या हो जाएगा, 15। यानी कि जो हमने ऑपरेंड ले रखा है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसी पे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो जब हमें इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। ए को दोबारा दोबारा ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू 10। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये ए है, इसको राइट हैंड साइड पे भी ऑपरेट करना है, यानी ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 करना है आपको। तो ये भी क्या होगा, अगेन आपने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया और देन वैल्यू को असाइन कर दिया, ए में ही असाइन कर दिया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, अगर मैं ये लिख दूं, ए मल्टीप्लाई की बात करता है, इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू ए इंटू 5, राइट। अभी ए के अंदर क्या है, 5 रखा हुआ है आपका, आपने 5 इंटू 5 किया, 25 आया। ये वैल्यू अब आपने क्या कर दी, ए में असाइन कर दी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप इसमें प्लस इक्वल्स टू हो गया, माइनस इक्वल्स टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सिंपल। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है लिखने का। आप इसको चाहे ऐसे भी लिखेंगे तो भी प्रोग्राम सही से वर्क करेगा, अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो भी ये सही से वर्क करेगा। तो ये सारे के सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो। इसको भी अपन, अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रोग्राम के थ्रू आप कैसे देख सकते हैं। तो अपन एक बार प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। हमने लिया कि अभी हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स की तो ज़रूरत है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसमें स्टेटमेंट को हटा देते हैं, ए में ही इंक्रीमेंट करते हैं लेट्स से। तो मैंने क्या किया, लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 7, राइट। और मैंने ए की वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। सिंपल। तो प्रिंट करवाने पे क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, ए की 12 आ जानी चाहिए। तो आपका रिजल्ट में क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। सिमिलरली अगर आप मान लो यहाँ पे मुझे ए की भी करवानी है, बी की भी करवानी है। बी में करवाना है मुझे मल्टीप्लिकेशन, बी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। सिंपल। तो मुझे क्या करना है, सॉरी, बी को भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे स्लैश एन तो दिया ही है। इसके बाद मैं लिख देती हूँ अगेन परसेंटेज डी कोमा ए कोमा बी। सेव किया, F11, या फिर आप वैसे कर लेना, तो आपका आंसर क्या है, 12 16। सिंपल। तो आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक यहाँ पे साथ में आ रहा है कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है, वो स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब स्लैश एन के बाद लिखा तो यहाँ पे मुझसे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो ऐसे ही है। आप इसको सिंपली भी रखेंगे तो हो जाएगा। देखो अब ये साथ में आ गया, राइट।
तो आप आई थिंक असाइनमेंट ऑपरेटर आपको क्लियर है, आप ये कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। असाइनमेंट ऑपरेटर भी अपना कवर हो गया। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो बिटवाइज से आपको समझ में आ रहा है कि ये बिट पे वर्क करने वाला है। एक एक बिट पे हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे काम होता है। तो बिटवाइज का मतलब क्या है कि 1 0 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1 1 है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 0 1 है तो क्या होगा, और 0 0, ये 4 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। इन सब पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम देखेंगे, राइट। तो हमने अगर एंड की बात करें तो एंड में हमने देखा था ट्रुथ टेबल जो होती है बेसिकली वो सेम रहेगी। अगर मैं एंड की बात करूं तो मैं फिर से बना देती हूँ। अगर दोनों 1 है तो 1 होगा, एक भी 1 है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिजल्ट में 0 देगा, मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करेगा। 0 0 है तो भी 0। अगर मैं बात करती हूँ और की, और के केस में क्या है कि कोई भी एक 1 होना चाहिए तो वो मेरे को रिजल्ट में क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा एक होता है एक्सोर। एक्सोर की प्रॉपर्टी, ये सब आप डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करना नहीं बता रही हूँ, मैं बेसिक आपको ट्रुथ टेबल दिखा रही हूँ। एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 0 पे वो 1 देगा, मतलब अनइक्वल होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 सेम था, 1 दे रहा है वो, यहाँ पे 1 1 सेम है, 1 दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अनइक्वल पे ही आपको 1 देगा। जैसे कि 1 1 है, दोनों सेम है तो वो 0 देगा। 1 0 अनइक्वल है तो वो 1 देगा। 0 1 अगेन अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है तो वो 1 देगा। 0 0 सेम है तो 0 देगा। ये एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है। अपन फिलहाल के लिए ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हुए सिर्फ इतना ही देखेंगे। एक हम नोट की बात और कर लेते हैं। नोट का मतलब, नोट 0 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स 1 होना चाहिए। नोट 1 इट मीन्स 0 होना चाहिए। तो ये सिंपल हम बिटवाइज के केस में ऑपरेशंस देखेंगे, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने बोला इंट a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 3, तो बिटवाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। तो पहले आप 5 को बिट बाइनरी में लिखेंगे बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब 5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे ये आई थिंक आपको पता होगा। अगर इन केस आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वैल्यू को, इस पर मैं एक अलग से लेक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगी, समझाऊंगी। अगर मैं अभी 5 को बाइनरी में लिखती हूँ तो 5 को बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं 3 को लिखूंगी तो 3 को ऐसे लिखा जाता है। अब मुझे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है लॉजिकल एंड का, राइट। एंड की क्या प्रॉपर्टी है, अगर सेम है और 1 है, ट्रू है दोनों वैल्यू, तो ही ट्रू रिजल्ट देगा। 0 1 है तो वो वैल्यू क्या देगा आपको, 0 0 1 है तो 0 देगा। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1। तो मैं ये बोल सकती हूँ ए बिटवाइज एंड बी के साथ जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इन्हीं दो वैल्यूज पे और परफॉर्म करती हूँ, और बिटवाइज और 1 1 पे क्या आएगा, ट्रू। 0 1 है अगेन ट्रू, 1 है अगेन ट्रू, तो सारी वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है। सिमिलरली अगर मैं एक्सोर करती हूँ 1 0 1 0 1 1 एक्सोर करूँगी तो क्या आएगा, सेम वैल्यूज पे 0, अनइक्वल वैल्यूज पे 1, अनइक्वल वैल्यूज पे 1, ये मेरा आएगा एक्सोर के केस में, राइट। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे तो आपको लिखा 1, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए अभी नहीं लिखा कि अगर आपको कन्वर्जन आता है और आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है तो आप खुद बताएंगे। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पर अलग से लेक्चर बताऊंगी कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है। साइंड अनसाइंड इंटीजर्स जो होते हैं उनमें कैसे हम देखेंगे कि ये साइंड वैल्यू है या फिर अनसाइंड वैल्यू। बट एक बार आप ये खुद ट्राई करेंगे। इसको मैं आपको एक बार डेव C++ में एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ए की वैल्यू 5 ली मैंने, बी की वैल्यू मैंने ली 3। अभी हमें सी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव करते हुए चलती हूँ। ये भी मैं रिमूव करती हूँ। अब अपन करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। अगर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा था कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अब मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं सारे के सारे, तो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल और ले लेती हूँ सी, और सी में मैं क्या करती हूँ, सिंपली ऑपरेशंस परफॉर्म करती हूँ। सी इक्वल्स टू ए लॉजिकल नहीं, बिटवाइज एंड
बी। तो मेरे को प्रिंट में क्या चाहिए, सिंपली सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये सब हटाया, कोमा के बाद लिखा सी। ये कमेंट वाली लाइन भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। और मैंने इस प्रोग्राम को किया। टेम्परेरी फाइल आउटपुट इशू आ रहा है, इसको एक बार रुकते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर एक कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जब मैंने कंपाइल एंड रन किया तो आप आउटपुट में देख सकते हैं, आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो हमने किया था अभी। अब अगर मैं और ऑपरेशन करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा और बी, प्रोग्राम को सेव किया, अपने कंपाइल एंड रन किया, तो अब वैल्यू में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी बाइनरी वैल्यू थी उसका आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक्सोर करना है आपको। एक्सोर करने के लिए टोपी बोला जाता है इसको। एक्सोर का सिंबल ये यूज़ करेंगे, 6 के साथ ही मेंशन्ड है, तो 6 के साथ जो सिंबल है, तो शिफ्ट 6 प्रेस करेंगे आप, तो ये सिंबल आ जाएगा, कैप आ जाएगी। अगेन आप कंपाइल एंड रन करें तो आपको टेम्परेरी का इशू आ रहा है, प्रोग्राम को सेव करें, फिर से कंपाइल एंड रन करें तो आपको आउटपुट दिख रहा है। तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने सिस्टम पे और देखें कि क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं अलग से एक लेक्चर इस पे बना दूंगी कन्वर्ज़न पर, कन्वर्ज़न कैसे होता है। अब अगर हम आगे चलते हैं, ऑपरेटर्स की बात करें वापस, तो हमने मोस्टली ऑपरेटर्स का डिस्कशन कर लिया है। हमने जो है अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर भी कवर कर लिया है। अब हमारा ऑपरेटर जो है बचता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस पे बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, कंपनीज भी पूछती हैं बहुत ज़्यादा इस पे, गेट में भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है और बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे आप ट्राई करना। मैं भी आपको जस्ट कंसेप्ट बता रही हूँ। जब हम प्रोग्राम्स और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ की, ड्यूरिंग दैट टाइम मैं आपको बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ दूंगी जिसमें अपन इनके जो कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अभी सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है मैं आपको उसकी क्लैरिटी देती हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को क्या कैसे समझेंगे आप। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज करना, ये यूनरी ऑपरेटर है, प्लस प्लस। डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज करना, वैल्यू को माइनस करना। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में ही प्री इंक्रीमेंट होता है और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम डिक्रीमेंट के केस में है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने इंट b लिया एक, मैंने लिखा प्लस प्लस ए के आगे मैंने 2 बार प्लस लगाया, इट मीन्स प्री इंक्रीमेंट है, ये प्री की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि लेट्स से ये a है मेरा, a में 5 है, यहाँ पे ये b है जिसमें अभी वैल्यू कुछ असाइन नहीं हुई है, राइट। तो क्या करेगा, प्री का मतलब होता है पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, यानी वैल्यू को क्या करेगा, 6 करेगा। अब वैल्यू को क्या करेगा, b में असाइन करेगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, अगर मैंने लिखा होता a प्लस प्लस, दिस इज पोस्ट, राइट, इसका मतलब क्या होगा, अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a और b दो वैल्यूज है मेरे पास, मेमोरीज में स्पेस ऑक्यूपाई की है, a में है 5, राइट। पोस्ट में क्या होगा, पहले वैल्यू को असाइन कर देगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, यानी पहले b में कितनी वैल्यू कर देगा, 5, और फिर इंक्रीमेंट करेगा a में और वैल्यू आएगी 6। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखना कि प्री का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट देन असाइन। पोस्ट में क्या करेगा, पहले वैल्यू को असाइन करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे प्री के केस में क्या हो रहा है, दोनों में वैल्यू 6 6 है, पोस्ट के केस में वैल्यू क्या हो रही है, वेरी। सेम डिक्रीमेंट में भी यही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देती इंट b इक्वल्स टू माइनस माइनस a, यानी कि प्री की अगर मैं बात करती तो क्या होता, a में मेरी 5 वैल्यू है, b में मुझे असाइन करनी है, तो पहले डिक्रीमेंट होगा, यानी कितना हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगी, और अब क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे भी असाइन होगी। लेकिन अगर मैंने लिखा होता कि a माइनस माइनस, यानी कि मैंने अगर पोस्ट की बात की होती तो पहले क्या होता, वैल्यू असाइन होती, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और b, तो पहले वैल्यू क्या हो जाती, असाइन हो जाती, अब क्या होती, वैल्यू में डिक्रीमेंट होता। ठीक है,
इसी के कंसेप्ट को बाद में भी देखेंगे, लेकिन चलो हम एक बार एग्जीक्यूट कर कर चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इंट a इक्वल्स टू 5 है, ये एज इट इज़ रखा मैंने, ये सब हटाओ। इंट b लिया मैंने, b में मुझे क्या करना है, प्लस प्लस a। पहले हम प्री इंक्रीमेंट चेक करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, मुझे वैल्यूज़ किस किस की चाहिए, a की भी चेक करनी है और b की भी चेक करनी है, तो मैंने लिखा a, b, सिंपल। अब मैं प्रोग्राम को क्या करती हूँ, कंपाइल एंड रन। तो हमारे कोडिंग आंसर क्या आना चाहिए था, प्री में 6 तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 6। अब मैं क्या करती हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट करती हूँ, a प्लस प्लस करती हूँ। तो अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पहले वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 और 5। तो a की वैल्यू में तो इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन b में पहले असाइन हो गया था, इसलिए क्या है, 5 आ रहा है। इसको और क्लैरिफिकेशन से समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई थिंक क्लियर है, ज़रूरत भी नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट की। तो सबसे पहले हम करते हैं प्री डिक्रीमेंट। मैंने सेव किया, कंपाइल किया, तो अब वैल्यू क्या आ रही है, प्री में पहले डिक्रीज किया, देन असाइन कर दिया 4। अब हम बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या आना चाहिए, कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। क्या होगा पोस्ट में, पहले वैल्यू असाइन देन डिक्रीमेंट, तो आपका उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, सिंपल। तो ये कंसेप्ट भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो आई थिंक मैंने आपको ऑपरेटर्स के केस में सारे ऑपरेटर्स करवा दिए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर और जो मिसलेनियस हैं वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीखे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उसमें समझते चलेंगे। तो आई थिंक ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम एक बार इफ एल्स और लूप करेंगे, उसके बाद जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उस पर मैं आपको सारे प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगी, जो मोस्टली कॉलेजेस में आपकी प्रैक्टिकल लैब में जो रहते हैं वो प्रोग्राम्स हम कवर करेंगे। या फिर आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, तो हम इन सब के इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से देखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।